Hello, everyone, and welcome to the fifth session of Journey to Your Dream College. जो भी व्यूअर्स इस इनिशिएटिव का ये सेशन डायरेक्टली देख रहे हैं, उनके लिए आज का सत्र शुरू करने से पहले मैं इस पहल के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। Through this initiative, we will be posting talk from the experienced faculties of Lalan's coaching classes and Lalan's integrated academy on our social platform, ताकि असम के स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को उच्च स्तरीय का एकेडमिक गाइडेंस मिले। We will be answering questions that comes through the mind of every aspirants and parents during the journey of their academic preparation. It takes a lot of effort and time to build honest and fruitful content like this. So I'll urge the viewers to please support this initiative as much as possible, because our ultimate aim is to serve the students and parents of Assam. Now it's time to welcome and introduce our guest faculty, Abhinav Kumar sir, Alma Mater, Jadavpur University, who is students' favorite for punctuality and dedication. और शायद इसीलिए इनके वजह से हजारों बच्चों को मैथ फोबिया से छुटकारा मिला है. He is the subject expert and HOD of mathematics at Lalan's coaching classes and Lalan's integrated academy. And he is guiding, motivating and teaching students since 15 years. कोई और समय ना लेते हुए मैं इस सत्र का पहला प्रश्न पूछना चाहूंगा सर से. सर, जैसा कि 11th-12th में एनसीईआरटी फॉलो किया जाता है अधिकतर रीजनल बोर्ड्स में भी और एनसीईआरटी में भी. सर, तो इस पे आपका क्या विचार है कि कोई बच्चा अगर मैथमेटिक्स सीख सकता है सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से? अगर हाँ, तो इज सॉल्विंग एनसीईआरटी मैथमेटिक्स इन क्लास 11th एंड 12th इज एनफ फॉर जेईई एंड इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशंस? अच्छा, ये सबसे पहले सभी जो लोग देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार. ये 11th-12th के लिए जो है एनसीईआरटी बहुत बढ़िया है बच्चा सबका बेसिक सीखने के लिए. लेकिन अगर जेई मेन के लिए या जेई एडवांस के लिए अगर कोई मुझसे पूछता है कि एनसीईआरटी एनफ है, तो मैं बोलूँगा नहीं. क्योंकि जेई मेन और जेई एडवांस में बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें लॉगरिथम आपका जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हुआ या इनक्वालिटी हुआ, उसे उससे जो है ना इन्वॉल्व किया जाता है, जबकि ये चैप्टर्स जो है एनसीईआरटी की बुक में है ही नहीं. और जो लेवल होता है जेई मेन का वो रिलेटिवली थोड़ा इजी होता है, लेकिन जेई एडवांस के लिए तो आपको जो है दूसरा बुक फॉलो करना ही पड़ेगा. जेई मेन में मान लीजिए जो है 300 मार्क्स में जो है अगर बच्चा मैथ में 100 मार्क्स में अगर बच्चा जो है एनसीईआरटी केवल पढ़े तो 20-25 मार्क्स ला सकता है, उससे ज़्यादा नहीं ला सकता है. तो जेई एडवांस जो है ना, जेई एडवांस के लिए आपको जो है एक स्टैंडर्ड बुक मटेरियल स्टूडेंट को मतलब जो है सॉल्व करना ही पड़ेगा, है ना. एनसीईआरटी इज नॉट एनफ, ये चीज़ है. बहुत सारे टीचर जो है प्रेफर करते हैं, बहुत लोग जो है बोलते हैं कि एनसीईआरटी जो है सॉल्व करने से हो जाएगा, जबकि वो मतलब ये नहीं है. जो रियलिटी है कि एकदम जो है बेस्ट मटेरियल जो है कोचिंग, किसी भी कोचिंग का या आपका जो है बढ़िया बुक जो स्टैंडर्ड बुक है वो सॉल्व करना ही पड़ेगा, केवल एनसीईआरटी से. सर, थैंक यू सर. जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनको ये जो डिलेमा था या कंफ्यूजन था कि सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से अगर हम लोग को अच्छा एग्जामिनेशन में परफॉर्म कर पाए तो ये क्लियर हुआ होगा. आई वुड लाइक मुजामिल सर टू आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम अभिनव सर. इसमें एक और चीज बताना चाहूंगा. इसमें जो है ना कुछ चैप्टर्स जो है ही नहीं. जैसे मैथमेटिकल लॉजिक है, मैथमेटिकल लॉजिक से एक सवाल पूछता है पक्का जेईई मेन में, तो वो नहीं है. आपका लॉगरिथम नहीं है, लॉगरिथम है तो बिना लॉगरिथम का जो है बढ़िया सवाल बन ही नहीं सकता, तो वो नहीं रहता. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है आपका, और इनक्वालिटी नहीं है, और प्लस जो क्वेश्चंस एनसीईआरटी के हैं वो बस बेसिक लेवल के हैं, मतलब जो इंट्रेंस लेवल का होना चाहिए वो नहीं है. बच्चा जब प्रैक्टिस नहीं करेगा, केवल अगर एनसीईआरटी पे डिपेंडेंट रहे तो उससे नहीं हो पाएगा. फिजिक्स और केमिस्ट्री का अलग बात है, उसमें तो पढ़ना ही पड़ेगा एनसीईआरटी, लेकिन मैथ के लिए जो है एडिशनल और बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, है ना. तो ये है, केवल जो है एनसीईआरटी डिपेंडेंट होने से नहीं.
आपने साहब सही कहा सर कि जैसे कि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जो एप्टीट्यूड बेस्ड होता है, क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड होता है। तो इसमें आपको नॉलेज और इंफॉर्मेशन से ज्यादा आपका सॉल्विंग स्किल चेक होता है। तो हम्म, आप इसमें बेहतर है कि एनसीईआरटी के अलावा ऐसे बुक्स फॉलो करें और कोचिंग इंस्टीट्यूट दिए कुछ के। कुछ 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 बुक्स के मैं नाम बताना चाहूंगा, है ना, जो हाँ बाहर में लोग यूज करते हैं। एक है, मतलब जेई एडवांस के लिए अगर तैयारी करना चाहते हैं तो एक है जो है टीएमएस का, विनय कुमार राइटर हैं, टाटा मैक्रो हिल। विनय कुमार का सीरीज आता है मैथमेटिक्स का, वो जो है बच्चा कर सकता है। वो पूरा करने से बहुत बढ़िया देखा जाएगा। फिर एक जो है ब्लैक बुक बोलते हैं हम लोग, बालाजी पब्लिकेशन का, एडवांस प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स, विकास गुप्ता का। तो स्टूडेंट अगर उसको भी पूरा शुरू से लेकर अंत तक कर लेता है तो भी बहुत बढ़िया रहेगा। और जो है आप जिस भी कोचिंग में पढ़ते हैं मटेरियल तो आपको पूरा शुरू से लेकर अंत तक बनाना ही पड़ेगा। और दास गुप्ता का जो बुक है वो भी जो है बढ़िया है। वो भी बच्चा जो है पूरा सॉल्व, मतलब मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट सॉल्व करता है उसको शुरू से लेके अंत तक सॉल्व करे, हर प्रॉब्लम, हर चैप्टर कवर करे। इस बार क्या होने जा रहा है, इस बार जो है आपका जैसे बोर्ड कैंसिल हो गया, तो ऐसा नहीं है कि जो है एंट्रेंस एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, वो होगा, है ना, लेकिन लेवल ऑफ प्रॉब्लम जो होगा वो थोड़ा बेसिक होगा, फंडामेंटल होगा आपका, जो है ज्यादा पहले जितना टफ पूछता तो वैसा नहीं पूछेगा। तो जब बेसिक सवाल पूछेगा तो एग्जाम बहुत टफ हो जाए, एग्जाम जो है टफ हो जाए। आपको जो है पूरा सिलेबस कवर करना पड़ेगा, पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो स्टूडेंट को मैं यही बोलूंगा कि जो भी है, एकदम आराम से जो है सब कुछ पढ़ें और केवल एनसीईआरटी के भरोसे नहीं। सर, आपने बहुत सारा की इनसाइट्स शेयर किया और शायद आपका 15 साल का एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि इस बार जैसा कि बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गया है, तो भी एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जैसे एजेंसी है जो एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, वो बेसिक्स पे फोकस करेंगे क्योंकि बच्चों का बेसिक्स क्लियर है कि नहीं, और शायद इसी कारण कंपटीशन बढ़ जाए। बहुत तो ज्यादा बढ़ जाएगा। थैंक यू सर। तो आई वुड लाइक मुजामिल सर टू आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम अभिनव कुमार सर। नमस्कार आदरणीय अभिनव सर, नमस्कार उत्तर नमस्कार। पूर्वांचल की प्यारे दर्शकों। आदरणीय अभिनव सर से मेरा ये एक सवाल रहेगा कि हम्म सर, जैसे कि बोर्ड एग्जाम्स क्लास 10th और 12th की जो है ये कैंसिल होने वाला है, हम्म तो उन बच्चों जो सर वेट कर रहा था कि एग्जाम्स होगा और एक थोड़ा मेंटल डिप्रेशन में था कि एग्जाम्स होगा कि नहीं, तो फाइनली एक वो नोटिफिकेशन आ ही गया कि एग्जाम्स कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। तो उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे सर कि वो फाइनल रिजल्ट्स के लिए रुके या फिर कोई अच्छा खासा कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके वो पढ़ाई शुरू कर दे? इसके बारे में आप क्या ये कहना चाहेंगे? ये तो बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। इसमें क्या है, इस बार जब बोर्ड कैंसिल हुआ है, इसमें जो बच्चा थोड़ा सा वीक था या पढ़ने में उतना मन नहीं लगता था वो तो बहुत खुश, हाँ, कि बोर्ड देना नहीं पड़ेगा। लेकिन इसमें कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो दिन रात अपना जो है एफर्ट लगाए हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो वो सोच रहे हैं कि हाँ 95% 99% मार्क्स आएगा बोर्ड में। उनका थोड़ा सा समझिए कि एक तरह से सपना ये हुआ है। तो उन्हें एवरेज जो है दे देगा, आपको एवरेज मार्किंग देगा, जो भी है। अभी क्या है कि जैसे मैं थोड़ा देर पहले बताया हूँ कि बोर्ड कैंसिल होने का मतलब ये नहीं कि जो है एंट्रेंस भी कैंसिल हो जाएगा या नीट कैंसिल हो जाएगा। वो जो है पिछले साल भी क्या हुआ था कि बोर्ड का सिलेबस रिड्यूस हुआ था 30% के आसपास, लेकिन नीट और जेई मेन में फुल सिलेबस से आया सवाल, उसमें जो है रिड्यूस कुछ नहीं हुआ। तो इस बार अगर बोर्ड कैंसिल हुआ तो ये नहीं कि जो है आपका इंट्रेंस जो है ये हो जाएगा। इसमें क्या होगा, और बेसिक फंडामेंटल से पूछा जाएगा सवाल, पूरा चैप्टर, पूरा जितने चैप्टर्स हैं मैथ के उससे उसे कवर किया जाएगा। तो ये जो है ना नंबर ऑफ स्टूडेंट जो, ये मतलब कंपटीशन एक तरह से बढ़ जाएगा। टफ प्रॉब्लम होने से क्या होता है ना कि जो जिसके पास बहुत बढ़िया मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, जो जिसका नॉलेज बहुत बढ़िया है, वो लोग निकल पाते हैं। लेकिन अगर जो है बेसिक से किया जाए तो उसमें कंपटीशन बढ़ जाता है। तो इसमें क्या है कि पूरा कवर करना पड़ेगा। और रही बात जो है बच्चों बच्चे जो बोर्ड वाले हैं, बोर्ड इस बार कैंसिल हो गया, उनको जो है थोड़ा भी वेट नहीं करना चाहिए। अभी क्या है ना, टाइम बहुत बड़ा फैक्टर है। एकदम जो है सब कुछ भूल भुला के अभी से लग जाना चाहिए। उनके लिए बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी है, वो लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। तुरंत वो जो है कोई टीचर का हेल्प ले या कोई कोचिंग ज्वाइन करे और फटाफट जो है तैयारी चालू कर दे। इसी में उनकी जो है मतलब भलाई है।
है ना, थोड़ा भी वेट ना करें, ये चीज मैं बोलना चाहूँगा। बहुत धन्यवाद सर, ये इंस्पिरेशनल मैसेज हमारे स्टूडेंट्स लोगों को देने के लिए। और सर एक क्वेश्चन हम पूछना चाहेंगे, जैसे कि सर जेडब्ल्यू और नीट ये दोनों रीजनल लैंग्वेजेस में एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं, तो उन बच्चों को सर आप क्या कहना चाहेंगे कि वो लोग इंग्लिश में कुछ अच्छा खासा कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके वो इंग्लिश में थोड़ा आरामदायक होना चाहेंगे, और साथ ही साथ जो क्वेश्चन पैटर्न है और जो टीचिंग है वो समझ में एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये ज्वाइन करने में उन लोगों को क्या मतलब कैसा फायदेमंद रहेगा सर? इसमें क्या है ना कि जैसे कि आपका नीट है, तो नीट में टोटल जो है 11 लैंग्वेज, जहाँ तक मैं जानता हूँ 11 लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज में होता है एग्जाम। इंग्लिश जो है, इंग्लिश ऑल ओवर इंडिया में आप बच्चा ले सकता है, इंग्लिश है। तो इंग्लिश अगर बच्चा चूज करता है तो केवल जो है पेपर उसका इंग्लिश में ही रहेगा, दूसरा लैंग्वेज नहीं रहता है। जो बच्चा हिंदी चूज करता है, हिंदी का भी जो है ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी सेंटर वो चूज कर सकता है। तो हिंदी वालों के पेपर में क्या होता है, एक साइड में हिंदी रहता है, एक दूसरे साइड में इंग्लिश रहता है। उर्दू के साथ भी यही है, उर्दू में भी बच्चा जो है ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी सेंटर चूज कर सकता है, और उर्दू इंग्लिश दोनों रहता है। असामीज में अगर बच्चा मान लीजिए कि असामीज लैंग्वेज लेना चाहता है, तो असामीज में जो है आपका केवल वेस्ट असम के बच्चे जो है असम में ही उसका सेंटर पड़ेगा, और उसमें भी सेम है, असामीज भी रहता है, साथ साथ जो है इंग्लिश भी रहता है। लेकिन इसमें क्या है कि एग्जाम तो मान लीजिए बच्चा दे देता है, आगे जो भी आगे जो भी जो है कॉलेज में एडमिशन हो उसका, इंजीनियरिंग कॉलेज हो चाहे मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे जितनी सारी बुक्स होगा सारे इंग्लिश में होगा, बढ़िया राइटर किताब रीजनल लैंग्वेज में नहीं मिलेगा, या जो फैकल्टी पढ़ाएंगे वो भी जो है इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे। तो बेटर होगा कि अभी से जो है इंग्लिश को प्रेफरेंस दे, इंग्लिश तैयारी करे, कोई कोचिंग ज्वाइन कर ले। इवन यहाँ कोचिंग के भी मामले में बता दूं मैं, जो बेस्ट कोचिंग है, जो बाहर की कोचिंग्स है, वो सभी लोग इंग्लिश में पढ़ाते हैं, इंग्लिश में मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। तो इंग्लिश ज़्यादा बेटर है, इंग्लिश प्रेफर करें, कोचिंग कोई ज्वाइन करके जो है इंग्लिश अपना सही करे। और नहीं तो असामीज में पेपर ले, कोई दिक्कत नहीं है। असामीज में लेने से क्या होगा कि इंग्लिश थोड़ा कम समझ में आता है, तो असामीज लैंग्वेज समझ में आएगा, असामीज थोड़ा ये होता है तो बेटर होगा। लेकिन पढ़ाई जो है अभी से, कोचिंग वोचिंग जो है जो भी ज्वाइन करे अभी से शुरू करे, और इंग्लिश मीडियम वाला कोचिंग। और हमारे यहाँ जो है हमारे कोचिंग में बहुत सारे लोग, लगभग जो है 90 बहुत सारे टीचर है जो बोथ मीडियम पढ़ाते हैं, असमीज में पढ़ाते हैं, इंग्लिश में पढ़ाते हैं, है ना। तो ऐसी कोई इशू नहीं आता कि हाँ इंग्लिश नहीं आता तो हमें दिक्कत होगा, है ना, ये चीज। और कुछ? बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी सर हम निखिल सर को रिक्वेस्ट करेंगे कि सर के सामने चौथा क्वेश्चन सामने रखें। Now coming to the most popular section of today's session. सर ये सेशन हम लोग का बेसिकली हम लोग का मोटिव था कि इस साल जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं और इस साल जो भी एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके लिए एक शॉर्ट सेशन रखा जाए कि जिनमें उनको गाइडेंस मिले कि वो बचा हुआ टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करें। सर तो मैं एक सिचुएशन से आपसे, जो बच्चा अभी कुछ बच्चे ऐसा सिचुएशन में होंगे कि वो मैथ में उतना कॉन्फिडेंट नहीं है, और खास करके मैथ में उतना कॉन्फिडेंट नहीं है, खास करके इस साल के एग्जामिनेशन के लिए। तो सर हाउ टू डील विथ मैथोफोबिया। मैथोफोबिया ऐसा टर्म है जो शायद बहुत सारे बच्चों को 11th-12th में अचानक आता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 10th के बाद 11th और 12th के सिलेबस में डिफिकल्टी लेवल में गैप होता है। So how to deal with methophobia and do their best even in short time span for students appearing for different entrance examination this year. सर तो आने वाले समय में 1-2 महीने के अंदर अभी जेई मेंस का शायद तीसरा पेपर होने वाला है, 2 पेपर शायद हो गए हैं। तो सर उसके लिए अभी जिनको लग रहा है कि वो मैथ्स में कॉन्फिडेंट नहीं है या उनका अच्छा पेपर नहीं जाएगा, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देंगे, और मैथ में बचा हुआ टाइम को कैसे अच्छे से यूटिलाइज करें, कैसे प्रैक्टिस करें, और कौन कौन सा टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे शायद मैक्सिमम क्वेश्चन उनका अटेम्प्ट हो जाए। ये बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है एकदम। इसमें क्या है कि मैथ में कुछ कुछ चैप्टर्स हैं जिनको जो है पढ़ना ही पड़ेगा बच्चा को। जैसे जो है
बेसिक मैथ है। बेसिक मैथ में आपका जो है लॉग आ गया, ग्राफ आ गया, लेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हुआ, और ट्रिग्नोमेट्री हुआ, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हुआ। ये सब जो है ग्राफिकली और एनालिटिकली बच्चा को मतलब इसे पूरा पकड़ होना चाहिए। जब ये इस बिगिनिंग वाला जो पार्ट है इसमें थोड़ा टाइम लगता है, चैप्टर कम मतलब जो है टाइम लगता है, चैप्टर जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और सवाल थोड़ा मतलब जो है दूसरे चैप्टर के साथ मिक्सअप करके पूछा जाता है। तो ये जो है जब एक बार बच्चा को समझ में आ जाता है ना, तो आगे वाला मैथमेटिक्स उसको बहुत अच्छे से समझ में आता है। जैसे कैलकुलस में क्या है, कैलकुलस में अगर ग्राफिकली स्टूडेंट को पढ़ाया जाए, अगर ग्राफिकली ग्राफ बनाना, ग्राफ को इन्वॉल्व करना अगर स्टूडेंट सीख जाता है, तो उसको जो है मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे क्या है, नॉर्थ ईस्ट में मैं देखा हूँ, हम लोग का कोचिंग में जो पढ़ाने का जो ये है, मतलब चैप्टर जो है, पहले जो चैप्टर हम लोग पढ़ाते हैं वो है आपका बेसिक मैथ। बेसिक मैथ मतलब लॉग, आपका इनक्वालिटी हुआ, मतलब अपना एक जो है सीक्वेंस है चैप्टर पढ़ाने का। उस सीक्वेंस में जो है ना, बच्चा स्कूल वाले पढ़ाते नहीं, स्कूल वाले जो है अपना एनसीईआरटी फॉलो करते हैं, एनसीईआरटी के sequence। तो मैच नहीं करता तो बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है। तो जो बच्चा इसमें उलझा उसका मैथमेटिक्स गोल होने वाला है। वो जो है एनसीईआरटी तक ही सीमित रह जाएगा, उसको जो है उससे ज्यादा समझ में नहीं आएगा, ना कर पाएगा। जो कोचिंग वाले टीचर पढ़ाते हैं उस पे भरोसा करे, उस सीक्वेंस को फॉलो करे। थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट लग भी रहा है, थोड़ा कम समझ में आ भी रहा है, तो भी जो है कंटिन्यू रखे, तो लास्ट में वो मैथ में मास्टर बन जाता है। और ऐसे ही बच्चे जो है जेई जेई मेन हो, जेई एडवांस हो, क्वालिफाई करते हैं। अगर मान लीजिए जो है 20 बच्चा है, और 20 बच्चा में अगर 15 बच्चा जो है ये फॉलो करता है, जो कोचिंग वाले सर लोग जो बताते हैं, जो सीक्वेंस में पढ़ाते हैं वो फॉलो करे, तो मैं मानता हूँ कि 20 में 18 जने का जेई मेन क्वालिफाई मतलब श्योर है कि क्वालिफाई करेगा, और 7-8 जने जेई एडवांस क्वालिफाई करेगा। जो बच्चे जो छूट जाते हैं, जो नहीं पास करते, वही वो जो है स्कूल और इधर जो है कोचिंग के चक्कर में ये हो जाते हैं। वो स्कूल वाले टीचर का सुनते हैं तो इधर नहीं समझ पाते हैं, और इधर जो है जो कोशिश करता है वो सीखता है, समझता है ना। तो ये चीज है, मैथ मैथ में जो है थोड़ा सा बेसिक स्ट्रॉन्ग रखे, बेसिक क्लियर करे, तब जाके मैथ पूरा अच्छे से समझ में आए, ये चीज। अब मैथ जो है डरने वाला सब्जेक्ट नहीं है। मैथ में क्या है कि बेसिक रूल पता होना चाहिए, और थोड़ा प्रैक्टिस करना है, सबको समझ में आता है। बिहार में तो सबसे ज्यादा जो है बच्चा सबको मैथ ही समझ में आता है। जब तक मैथ मैथ जो है ना स्ट्रांग नहीं होगा, तब तक जो है आप सोच रहे हैं कि नीट भी क्वालिफाई कर ले, इम्पॉसिबल। क्योंकि नीट में भी फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैथमेटिकल यूज बहुत में होता है। फिजिक्स में आप देख लीजिए कितना मैथ होता है, हर जगह इंटीग्रेशन, हर जगह डिफरेंशिएशन, तो वहाँ तो मैथ चाहिए, केमिस्ट्री में भी चाहिए। तो अगर कोई बच्चा सोच लेता है कि हमको मैथ पढ़ना ही नहीं है, बिना मैथ पढ़े जो है नीट क्वालिफाई कर जाए, तो इम्पॉसिबल है। और इंजीनियरिंग फील्ड में तो सबको पता ही है कि मैथ कितना एक्सटेंड पर मतलब जो है पूछता है, कितना डेप्थ पूछता है, तो पढ़ना ही पड़ेगा। आगे जो है अगर कोई बच्चा फ्यूचर में जो जाके सी सेट देना चाहता है, सिविल सर्विसेज एग्जाम देना चाहता है, तो वहाँ भी मैथ जो है पीछा नहीं छोड़ेगा, वहाँ भी मैथ लगेगा। बैंक का एग्जाम हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, मैथ 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 तो मतलब आना चाहिए, नेसेसरी है। तो उसके लिए जो है अभी से स्टूडेंट जो है कोशिश करे तो सीख जाए, कोई बड़ी बात नहीं है ना। दिमाग से डर निकाल दे और कोई अच्छा टीचर के पास पकड़ के कोशिश करेगा। थैंक यू सर। सर मेरा एक स्पेसिफिक सवाल है कि जो बच्चे इस साल एग्जाम दे रहे हैं, जेई में अपीयर हो रहे हैं, या असम सेंट्रल एग्जामिनेशन इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं, उनके लिए आप क्या एडवाइस देंगे कि वो अभी बचा हुआ टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करें, और कैसे वो बचा हुआ टाइम में मैथ्स में मैक्सिमम स्कोर करें, जितना उनका क्षमता था उससे ज्यादा वो स्कोर कर पाए? अभी बचा हुआ टाइम क्या है ना कि अकेले बच्चा जो है ना पढ़ नहीं सकता है, जो है रिवीजन मतलब सोचता है स्टूडेंट सब क्या कि हम लोग भी जब कोटा में था, तैयारी कर रहा था, तो वहाँ पे क्या था कि लास्ट के 2-3 चैप्टर जो है बचे हुए थे, तो हम लोग जो है कोटा छोड़ के घर चले गए, ये सोच के कि 2 ही चैप्टर है पढ़ लेंगे। जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो वो चीजें बहुत आसान लगती है, और बहुत होता भी है, मतलब फटाफट सारे सवाल होते हैं। और जब टीचर से संगति छूट जाता है, स्टूडेंट जब छोड़ देता है, तो उस समय उसको समझ में मतलब इंटरेस्ट खत्म हो जाता है पढ़ाई में। तो मैं बोलूंगा कि कोई कोचिंग अगर नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन कर ले, कोई कोई क्रैश कोर्स कर ले, और जो है जो भी डाउट वगैरह निकलता है, मतलब टीचर के साथ जो है अपना कनेक्शन बनाए रखे, कोचिंग के साथ कनेक्शन बनाए रखे। नहीं बनाया तो कोचिंग को ही ज्वाइन कर ले और मेहनत शुरू करें, हो जाएगा, कोई बड़ी बात थैंक यू सो मच सर। तो मैं एक बार
जो भी की पॉइंट्स स्टॉक के थे उसको मैं एक बार कंसाइजली एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। तो सर पहला क्वेश्चन जो आपने आंसर किया उसमें बहुत अच्छे अच्छे की आपने पॉइंट्स को रखा। तो जिन भी बच्चों को लग रहा था कि एनसीईआरटी एंड मोर देन एनफ फॉर प्रिपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन, उनके लिए ये पॉइंट था कि आप बोर्ड्स का तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं एनसीईआरटी के बल पे, बट अगर आपको सही में मैथमेटिक्स हायर लेवल का सीखना है, आपको प्रैक्टिस अच्छा करना है और अच्छा परफॉर्म करना है एग्जामिनेशंस में, इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन में, तो आपको मैथमेटिक्स के लिए दूसरा बुक जो सोलिली थोड़ा हाई एडवांस मैथमेटिक्स जैसा होगा, और आपको कोचिंग मटेरियल को फॉलो करना पड़ेगा, ताकि क्योंकि आपका प्रैक्टिस, मैथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ एप्टीट्यूड, और आपका एप्टीट्यूड और पजलिंग लेवल वाला ब्रेन काम करना तभी शुरू करता है जब आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। तो दूसरा सवाल मुजामिल सर ने आपसे पूछा था कि जैसे कि 10th का और 12th का सीबीएसई एज वेल एज सेवा बोर्ड भी कैंसिल हो चुका है, और उसका जो फाइनल रिजल्ट्स है वो अभी आने में शायद 31 अगस्त नहीं तो 31 जुलाई तक आएगा। तो कुछ बच्चे होंगे जो वेट कर रहे होंगे कि अच्छा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तो मैं अब एडमिशन लूंगा, कहीं पढ़ना शुरू करूंगा। तो उनके लिए आपका ये एडवाइस था कि अर्ली स्टार्ट करें, क्योंकि जिनको भी परफॉर्म करना है 2 साल बाद, उनको ये 1 महीना 2 महीना एक डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। तो आपको अर्ली स्टार्ट करना चाहिए, और जो भी आपका जिस भी कोचिंग में जाना है और जो भी आपको सही लग रहा है उसका प्रिपरेशन आप अभी से शुरू कर दें। और तीसरा एक बहुत टेक्निकल सवाल है कि जो शायद बहुत बच्चों को नहीं मालूम होगा, और शायद बहुत बच्चे 10th के बाद अपना लैंग्वेज की वजह से कि इंग्लिश मुझे उतना समझ में नहीं आता है तो ये सब एग्जामिनेशन छोड़ देते हैं। तो उनके लिए आपका ये था कि जेई और नीट जो एनटीए कंडक्ट करवाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो लगभग 11 से 13 रीजनल लैंग्वेजेस में भी करवाता है। तो इंग्लिश तो आपका हर पेपर में साइड बाय साइड रहेगा, हिंदी आप चाहेंगे तो हिंदी भी साइड बाय साइड रहेगा, बट अगर आपको चाहिए तो आपको साइड में आपका रीजनल लैंग्वेज भी वहाँ पे लिखा रहेगा ताकि आप समझने में आसानी हो। तो आप जो बच्चे इस ये सोच के डर रहे हैं कि उनको उतना लैंग्वेज में उनका उतना प्रोफिशिएंसी नहीं है, वो इस डर को हटा दें और सिर्फ साइंस पे विश्वास रखें, साइंस को पढ़ने पे और मैथमेटिक्स को पढ़ने पे फोकस करें। बाकी उनका जो भी लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम है वो जैसे जैसे मीडियम जिस कोचिंग में पढ़ेंगे और जिस भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ेंगे वो क्या करें, वो आप धीरे धीरे फैमिलियरिटी होते जाएगा कि आप इंग्लिश में वो पढ़ाएंगे, आपको हिंदी में समझाएंगे, आपको असमीज में समझाएंगे। तो और ये जरूरी भी है क्योंकि आप अभी 10th तक नहीं तो 11th तक जो भी आप पढ़े वो अगर सेवा बोर्ड नहीं तो कोई रीजनल बोर्ड से पढ़े तो आप जो भी हायर कॉलेजेस एजुकेशन होते हैं उसमें ऐसा कोई बोर्ड नहीं होता है, उसमें जो प्रोफेसर्स होते हैं, उसमें जो टीचर होते हैं वो आपको हिंदी नहीं तो इंग्लिश ही में पढ़ाएंगे। आपको जो भी बुक्स रहते हैं हायर लेवल के वो भी इंग्लिश में रहता है। तो आपको प्री फैमिलियराइजेशन हो जाएगा कि आपका जो कॉलेज में एजुकेशन है वो कैसा होगा। तो इट्स बेटर टू स्टार्ट फॉर विथ हिंदी और इंग्लिश कोचिंग इंस्टीट्यूशन जो आपको असमीज में भी एक्सप्लेन करे मगर फोकस उनका हिंदी इंग्लिश में भी सिखाने में भी रहे। तो ये आपका तीसरे सवाल का बहुत अच्छा सजेशन। मैं एक और चीज बोलूंगा, लैंग्वेज जो है ना बैरियर नहीं होता है। अगर स्टूडेंट के मन में इच्छा हो, दृढ़ शक्ति हो, तो वो जो है सीख जाता है, कर लेता है। हम लोग भी हिंदी मीडियम 10th तक पढ़े थे, लेकिन 11th 12th में आके जो है इंग्लिश ले लिए और कर भी लिए, आईटी क्वालिफाई भी किए, है ना। तो कोई इशू नहीं रहता है। कोचिंग में क्या है कि टीचर लोग भी असमीज में बोलते हैं, समझाते हैं। आपका मटेरियल इंग्लिश में रहता है, नहीं समझ में आता तो हिंदी में समझाया, चाहे इंग्लिश में असमीज में समझाया। और प्लस जो है आप एग्जाम भी दीजिएगा तो उसमें असमीज अगर चूज करते हैं लैंग्वेज तो असमीज भी रहेगा। तो कोई जो है लैंग्वेज बैरियर नहीं बनेगा, बस मेहनत की जरूरत है, दृढ़ इच्छा की जरूरत है, ये चीज है। थैंक यू सर। तो जो जिन बच्चों को लग रहा था कि लैंग्वेज बैरियर है उनके सामने लाइव एग्जांपल भी है। सर ने बताया कि सर खुद एक दूसरे हिंदी लैंग्वेज से आए, उनको कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं बना, वो जेई क्वालिफाई भी किए। तो ऐसा, और हम लोग के जो फाउंडर हैं और डायरेक्टर हैं ललन सर, वो भी हिंदी मीडियम 10th तक पढ़े थे और वो भी अच्छा क्वालिफाई किया आईआईटी गुवाहाटी से, वो अपना। लाइव एग्जाम हाँ बहुत तो ये बहुत सारे मतलब बच्चा को मैं देखा हूँ, बहुत बढ़िया रैंक भी लाया है सब। मतलब जो है एक का जो है तो रोहन दास का 51 रैंक लाया जेई एडवांस में 2013 में। जेई मेन में उसका था 44, प्लस उसके एक साल बाद फिर 1600। ऐसे मतलब जो बच्चा जो है
अच्छा करना चाहता है, पढ़ना मतलब अच्छा रिजल्ट लाना चाहता है, तो उसके लिए लैंग्वेज बैरियर नहीं, मेहनत करके जो है कुछ भी कर सकता है, कुछ इम्पॉसिबल नहीं ना। तो यहीं पे यहाँ मालेगांव सेंटर पे जो है 7 बच्चा अगर 12th में मैं पढ़ाया हूँ, तो उसमें 3-4 जने जो हर साल सेलेक्ट किए हैं, हुए हैं। 2019 वाला बैच में जो है एक ट्रिपल आईटी हैदराबाद गया है, एक आईआईटी गुवाहाटी में मैथमेटिकल कंप्यूटिंग ब्रांच मिला, और एक एनआईटी गया। तो 7 में जो है 3-4 अगर सिलेक्शन हो जाता है तो इससे बढ़िया रिजल्ट कहता है। ऑलमोस्ट 50% सिलेक्शन जो है किसी कोचिंग का नहीं। अनुराग पाठक का 2600 रैंक आया पिछले साल, पिछले साल। रत्न भुयान है, तो रिजल्ट मतलब जो बच्चा चाहेगा उसका तो होगा ही, जो टीचर को फॉलो करेगा। तो सर ने कुछ कुछ स्टैटिस्टिक्स भी बताया, कुछ कुछ एग्जांपल्स भी दिए, और सर ने जैसा बताया कि 50+% हम लोग का सिलेक्शन रेट रहा, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपका जेई आईआईटीज और एनआईटीज को मिला के और मेडिकल कॉलेजेस को मिला के था। ऐसे बहुत सारे रीजनल अच्छे अच्छे कॉलेजेस होते हैं, जैसे कि असमी में बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज है। हाँ तो हाँ हाँ, वो काउंट नहीं किया हमने। हाँ, वो हमें बिना आईआईटी काउंट हाँ, तो वो बिना काउंट किए ही सर ने 50+% अपना सिलेक्शन रेट कहा है। तो ये आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स है, और बहुत अच्छा सिलेक्शन रेशियो भी है। तो सर और आपने जो चौथा सवाल का आंसर दिया कि कुछ भी सिलेक्शन, कोई भी एग्जाम में सिलेक्शन के लिए एक जो सबसे की पॉइंट होता है आपका कंटिन्यूटी है, कि आप ऐसा नहीं, सर अपना भी एग्जाम्पल दिया है कि वो जब पढ़ रहे थे तो वो लास्ट का कुछ चैप्टर्स में सोचे वो खुद पढ़ लेंगे, और वो 2 चैप्टर बिना पढ़े वहां से निकल गए। तो तो कंटिन्यूटी आज तक जरूरी। मतलब जो है जब कोचिंग ज्वाइन नहीं किया था, कोचिंग ज्वाइन किया तो पढ़ाना पढ़ाना पड़ा मुझे। उसके पहले तक जो है वो वीक ही था, मतलब कभी हुआ ही नहीं। टीचर को छोड़ने के बाद जो है वो समझ में नहीं आएगा, बिना गुरु का ज्ञान नहीं मिलता है। गुरु चाहिए, और बढ़िया गुरु चाहिए, है ना। ये चीज मैं बोल सही बात है सर। तो शायद इसीलिए बुक्स तो करोड़ों होंगे, मगर गुरु इंडिया में बहुत कम है जो आप बच्चों को सिखा दे। अगर बुक्स से सीख सकते तो बहुत बच्चे अभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे रहा। होते। सारे सेलेक्ट हो जाते, 10, 12, 14 लाख जो है तैयारी करते हैं, सभी लोग जो है आईआईटी में चले जाते हाँ सही हैं, बात है बुक सर, से सुनने वाला होता तो। सही बात है। तो ये जरूरी है कि आप अच्छा अपना गुरु देखें, आपको वो जो गुरु पसंद है, आप जिस 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 गुरु से आप सीख रहे हैं उन पे आप विश्वास रखें। विश्वास रखना जरूरी है, तभी आप उन पे विश्वास रखेंगे तो उनका सिखाया हुआ आपको समझ में भी आएगा। तो आप कंटिन्यूटी बनाए रखें, कोई भी एग्जाम निकालने का ये की पॉइंट है, की रेसिपी है कि आप कंटिन्यूटी कोई भी एग्जाम्स में बनाए रखें। सर अगेन, once again, thank you for all the honest talk. I would like to thank all the viewers for watching this video. Sir, I would like to say one more thing. It was one of the most honest, informative and easy to apply answers. जो भी आपका आंसर था, जो भी सजेशन था, वो ऐसा नहीं था कि उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत या बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी था। वो सिंपल सिंपल सजेशन थे जो अपने लाइफ में, जो अपने प्रिपरेशन लाइफ में सब बच्चे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और शायद उस इम्प्लीमेंटेशन की वजह से वो अपना अच्छा स्कोर और एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। So thank you so much, sir, for taking out your precious time from your busy teaching schedule to help our students to excel in their academics. I would like to thank all the viewers for watching this video. I would also recommend viewers to watch the previous session of Journey to Your Dream College, in which the experienced faculties had talked about very important aspects of preparation journey. अगर viewers को कोई doubt, question, या if they want us to address a specific topic, please let us know in comment section. We will try to question the same queries to our next guest faculty. और एक इम्पोर्टेंट नोटिस भी है बच्चों के लिए, जो भी अभी सेवा बोर्ड या बोर्ड के लिए जो इम्प्लीमेंटेशन होगा मार्क्स निकालने में, जो भी फाइनल रिजल्ट आएंगे, उसका जो टेक्निकल डिटेल है कि कैसे कैसे मार्क्स कैलकुलेट होगा, उस पर अभी हमारे सर लोग डिस्कस करके फाइनली एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे। तो वो आपको शायद हेल्प करेगा, तो प्लीज वॉच दैट ऑल्सो. I hope the viewers will support our call and will share and like this video and will subscribe to our channel. Thank you so much. Okay.